Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and I welcome all of you at the platform of Pen Gravity. डन न्यूज़पेपर के हम एडिटोरियल के एनालिसिस कर रहे थे और आज है 6 अक्टूबर 2023। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं जी। रिमाइंडर में दो चीज़ें हैं जी। फर्स्ट है लिंक, दो चीज़ों का लिंक है, न्यूज़पेपर का और ये जो लेक्चर अभी डिलीवर हो रहा है इसकी स्लाइड्स का। ये दोनों आपको पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इनका, आप वहां से अगर चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड, कोई भी आपको अगर क्वेश्चन है यू कैन आस्क। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं जी। पहला है जी कॉस्टली बोरोइंग। बोरोइंग होता है जी, बोरो जैसे क्या लफज है, इसी की आईएनजी प्लस आईएनजी फॉर्म है। उधार लेना जी, कॉस्टली एक्सपेंसिव। उधार तो ले रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा जो है कॉस्टली। बेसिकली ये जो एडिटोरियल है दैट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमी। इकोनॉमी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। हर एक दुनिया में हर कोई भी फील्ड हो उसके अंदर जो इकोनॉमी होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कोई वेलफेयर का काम करना है तो विदाउट इकोनॉमी यू कैन डू नथिंग। आपने अगर जंग लड़नी है तो इकोनॉमी आल्सो इम्पोर्टेंट। सो क्योंकि इकोनॉमी से, पैसे से आप हर चीज खरीदते हैं, सो इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलें इकोनॉमी के बारे में इसमें क्या बात की जा रही है। बेसिकली इस पहले मैं आपको इसकी जो समरी है और जो क्रक्स है ना वो बता लेता हूँ। उसके बाद इसकी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो तो हर डे बाय डे चेंज होते रहते हैं। उनको आप एक सरसरी सा उनका व्यू रखेंगे ताकि आपको जो करंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनका पता होना चाहिए, स्पेशली उन स्टूडेंट को हु आर गोइंग फॉर इंटरव्यू। तो इसके अंदर क्रक्स जो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंट टाइम के अंदर क्या किया है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कर बढ़ा दिया है और वो कर दिया है 22%। अब इस 22% से क्या मुराद है? इस 22% से मुराद ये है कि इसको आप ऐसे कह सकते हैं जी कि अगर एक इंसान मैं हूं और मैं 1 लाख जो है 100 के इतने पैसे अगर मैं बैंक में जमा करवाता हूं तो मुझे एनुअली उसके ऊपर जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 22 के 1 साल का। इसी तरीके से जब मैं एक चीज जो है अगर उधार बैंक से लोन लेता हूँ 100 के, तो उसका भी यानी कि मुझे 22 के जो है वो क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये मैं एक आपको जर्नल बता रहा हूँ। ये तो था 22% का आइडिया, लेकिन इसमें होता यह है कि बैंक्स जो होते हैं वो अल्टीमेटली जब देते हैं तो हाई रेट पे देते हैं। तो जब आपसे वो लेते हैं और आपको प्रॉफिट देते हैं तो वो 22 के नहीं देते, ज़ाहिर है वो आप कम देते हैं, वो आपको 10 के 10% पे आ जाए इस तरह से। इनके वो फिर वेरिएशंस करती हैं, उसके अंदर उन्होंने अपनी भी चीज़ें जो होती हैं, अपने जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं उनके भी उन्होंने पैसे ज़ाहिर उसी में से निकालने होते हैं, क्योंकि बैंक चलते ही इंटरेस्ट के ऊपर है, ठीक है ना। लेकिन एक जो मैक्सिमम जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक रेट दिया वो है 22%। ये है इसका क्रक्स। अब ये किस तरह से इम्पेक्ट कर रहा है वो हमने देखना है। अब इसकी इम्पैक्ट का ये है जी, जब ये पॉलिसी इस पॉलिसी जो मैंने अभी आपको बताई है इसके ऊपर जो है वो क्या हुआ है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इस पॉलिसी की वजह से, जिसको मैं हाइक इन इंटरेस्ट रेट्स की वजह से इसको ब्लेम कर रही है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इस पॉलिसी को कि ये जो महंगाई, जो हम लोग हमारे जो कर्जे बढ़ रहे हैं ये इस वजह से बढ़ रहे हैं। इस पॉलिसी की वजह से जो हमारे कर्जे थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब कैसे बढ़ गए हैं वो आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज तो आपने ये गौर करनी है कि रैपिड ग्रोथ इन पब्लिक डेब्ट, कि जो गवर्नमेंट का कर्जा है वो बहुत स्पीड से बढ़ा है और इसको जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो क्या कर रही है, वो ब्लेम कर रही है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इस पॉलिसी को जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है
कि आपकी इस पॉलिसी की वजह से क्या हुआ है, जो है पब्लिक डेब्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब आप कहेंगे कि वो कैसे बढ़ गया, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो पहले आप ये देख लें कि अगर 1% इंक्रीज करता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट कहता है कि अगर 21 है तो मैं इसको 22 कर देता हूँ, तो उसका मतलब ये है कि तकरीबन 600 बिलियन रुपीस जो है वो एनुअली वो बढ़ जाएंगे डेब्ट सर्विसिंग किसकी, गवर्नमेंट की। ठीक है, किसकी बढ़ जाएगी, अभी आप सुनते जाएं इसको, बस इन फिगर्स को, इसको बाद में बताता हूँ कैसे गवर्नमेंट की बढ़ जाएगी। तो अभी क्या है, वो कहते हैं कि अगर सिर्फ स्टेट बैंक 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो उससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट का जो कर्जा है एनुअली वो 6 बिलियन रुपीस बढ़ जाता है। अब अभी वो कहता है कि जो टोटल डेप्ट है वो ₹7 ट्रिलियन सिंस जनवरी 2022, जनवरी 2022 जो था उससे क्या है 7 ट्रिलियन था। और जब ये पॉलिसी बनाई गई तो इस पॉलिसी के ड्यू टू इंक्रीज इन द पॉलिसी रेट ये जो है फ्रॉम 9.7% टू 22% पे चला गया। मैं बताता हूँ इसमें वो क्या कह रहा है कि पहले ये था कि इंटरेस्ट रेट है जी 9.5%, अब पॉलिसी बना दी कि इंटरेस्ट रेट है 22%। ठीक है, अब इससे जो है 7 ट्रिलियन से भी ज्यादा जो कर्जा है वो गवर्नमेंट का बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया, पहले मैं यही आपको बता देता हूँ कि ये भी एक जरूरी बात है, बाकी हम बाद में इस स्लाइड में मैं दोबारा आता हूँ। ठीक है ना, वो आपको इस स्लाइड में आइडिया हो जाएगा। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आप समझेंगे कि ये जो पॉलिसी है ये गवर्नमेंट को किस तरह से, उसके कर्जे को किस तरह से बढ़ाई जा रही है, ये आपने गौर करना है कि पाकिस्तान में जो डेब्ट प्रॉब्लम है, कर्जे का जो मसला है, ये कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है टाइम के साथ। ठीक है, आगे मैं अब चलता हूँ। गवर्नमेंट इंक्रीजिंग रिलाय, अब हो क्या रहा है जी, अब यहाँ पे ये मेन है जी आपकी जो है ना, ये वाला जो है ना, ये आप सारा क्रक्स है, इसको आपने समझना कि गवर्नमेंट इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन डोमेस्टिक बैंक्स फॉर फाइनेंसिंग इट्स फिस्कल डेफिसिट, श्रिंकिंग एक्सटर्नल सपोर्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो मैं बताता हूँ जी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट अब क्या करती है, एक बजट बनाती है। ठीक है, कि इतने पैसे डेवलपिंग पे काम करने, इस पैसे इतने यहाँ लगाने, इतने यहाँ लगाने, इतने यहाँ लगाने। अब प्लान तो कर लिया लेकिन जो पैसे इकट्ठे होते हैं वो पैसे होते हैं कम, उतने होते नहीं हैं। अब बकाया जो बकिया पैसे हैं वो गवर्नमेंट क्या करती है, वो गवर्नमेंट जो हमारे डोमेस्टिक बैंक्स हैं, आम हमारे जो बैंक है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, उनसे लेकर उनके ऊपर लगाती है। ठीक है, समझ आ रही है जी, वहां से लेकर क्या करती है, उन कामों के ऊपर पैसे लेती है और इनसे वो किस पे लेती है, ज़ाहिर है इंटरेस्ट पे लेती है। ठीक है जी, इंटरेस्ट पे लेकर पैसे क्या करती है, काम करती है। अब इंटरेस्ट पहले था जी 9.5%, अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो नई पॉलिसी अभी तक पहले चल रहा था, चलता चलता अब जो स्टेट प्रेजेंट है वो है 22%। तो जहां पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को 9.5% के हिसाब से पैसे देने थे, अब वो उनसे पैसे लेगी 22% के हिसाब से। तो अल्टीमेटली अब ये जो कर्जा है ये महंगा हो गया ना, तो ये बात वो कर रहा है। अब ये क्यों ले रहे हैं हम डोमेस्टिक बैंक से पैसे, क्योंकि जो श्रिंक जो एक्सटर्नल सपोर्टर हैं जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है और इसके अलावा दूसरे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता हमसे किनारा कशी कर रहे हैं, हमको पैसे वो देने कम हो गए हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, फिर अपने माली मामलात को चलाने के लिए इन बैंक्स का भी सहारा लेना पड़ता है। यहाँ तक हो गया जी। अब यहाँ पर एक सवाल और है कि ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है ये भी तो एक गवर्नमेंट सेक्टर है, आप इसको कह सकते हैं। तो ये क्यों बढ़ा रहा है, जब इसको पता है कि ये बढ़ाऊंगा तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इतना कर्जा बढ़ जाएगा, तो ये ना बढ़ाए, ये क्यों बढ़ाता जा रहा है।
इसका जवाब मैं आपको दूसरी स्लाइड में देता हूँ, ठीक है ना। इसका वाला का आंसर कि क्यों बढ़ाता है ये मैं आपको दूसरी स्लाइड में देता हूँ। अभी के लिए आप इसको इसके ऊपर जो है वो फोकस करें। अब बल्कि यहाँ पे ये वाला मैंने वर्ड यूज किया, यहाँ से भी आपको समझ आ जाएगी थोड़ी सी, लेकिन ज्यादा मैं वहां पर आगे एक्सप्लेन करूंगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पॉलिसी फॉर एलिवेटेड इन्फ्लेशन। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये जो इंटरेस्ट बढ़ाता है ना, ये इसलिए बढ़ाया है उसने क्योंकि ये जो बढ़ती हुई महंगाई थी ना, इसको कंट्रोल करने के लिए। अब ये इन दोनों का आपस में क्या तल्लक है, ये मैं चलिए आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये क्यों बढ़ाता है और इसका क्या तल्लक है, क्योंकि अभी चेन बनी हुई है, आपको समझ भी आ जाएगा। अब 9.5% से उसने बढ़ाकर कर दिया 22%। क्यों किया? क्योंकि स्टेट बैंक ये चाहता है कि जो महंगाई है मैं उसको कंट्रोल करूं। क्यों कंट्रोल करनी, किस तरह कंट्रोल करनी है मैं बताता हूँ। मेरे पास है जी 1 लाख रुपया, ठीक है। मैं जाऊंगा मार्केट, मार्केट से जाके मैं चीजें खरीदूंगा, परचेज करूंगा चीजें। जब मेरी परचेजिंग पावर ज्यादा होगी तो मैं मार्केट से ज्यादा चीजें खरीदूंगा। जब मार्केट से ज्यादा चीजें खरीदूंगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, गैप पैदा हो जाएगा, डिमांड पैदा होगी। और जब डिमांड पैदा होगी तो फिर क्या होगा, सप्लाई जो है वो लानी पड़ेगी। और सप्लाई कहाँ से आ जाती है जी, बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी मुख्तलिफ चीज़ों की। और जब इंपोर्ट करेंगे तो फिर उससे क्या होगा, हमारे जो डॉलर्स या रिजर्व्स कम हो जाएंगे और हमको कर्जा लेना पड़ेगा। ये चेंज समझ आ गई। अब स्टेट बैंक क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है लोगों को कि भाई पैसे क्यों जाया कर रहे हो चीजों के ऊपर, मैं आपको इतने 22% के हिसाब से पैसा दे रहा हूँ इंटरेस्ट। अब मैं सोचूंगा यार मुझे क्या जरूरत है फजूल खर्ची करने की, मैं अपने पैसे बनाता हूँ। मैं वही 1 लाख रुपया करूंगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी जो बनाई है, कोई स्कीम जो मुझे दी गई होगी उसमें इन्वेस्ट कर दूंगा और वो पैसा किसके पास चला जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाएगा। तो क्यों, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि 22% के हिसाब से मुझे पैसे मिल रहे हैं तो मैं तो अमीर हो जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, वो पैसा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को दे दूंगा। तो उससे क्या होगा, मेरी जो परचेजिंग पावर थी वो कम होगी। और जब मेरी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो मैं चीज़ें कम मार्केट में जाके खरीदूंगा। और जब चीज़ें मैं अपनी मार्केट में जाके कम खरीदूंगा तो उनकी डिमांड भी कम होगी। जब डिमांड कम होगी तो पीछे से सप्लाई भी कम होगी। और जब सप्लाई कम होगी तो बाहर से हमें इंपोर्ट भी कम करना पड़ेगा और फिर हमें डॉलर का जो कर्जा वो भी कम होगा। तो इस तरह से क्या होगा, जो इन्फ्लेशन है, जब डिमांड कम होगी सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल होगी। क्योंकि जब डिमांड ज्यादा होती है तो फिर क्या करते हैं मार्केट में उस चीज के, ये डिमांड एंड सप्लाई रूल है ना, तो मार्केट में क्या होगा फिर उस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है और जब वैल्यू बढ़ती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ती है। तो इस वजह से स्टेट बैंक क्या करेगा, स्टेट बैंक ने इस वजह से ये जो काम किया है। लेकिन इस काम के करने से फिर क्या होगा, दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट है उसका जो है इंटरेस्ट, जो उसका जो है कर्जा और ज्यादा बढ़ गया। अब कैसे बढ़ गया, उसमें वो एक फैक्ट फिगर्स देता है, कहता है कि अभी जो लोन्स लिए हैं ना बैंकों से, उसमें से 74% जो लोन्स थे वो पब्लिक सेक्टर ने लिए हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर के लोन है ना वो पिछले साल 26.2% से अभी इतने हैं, पिछले साल इतने थे। यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर को कर्जा दिया जा रहा है वो कम होता जा रहा है और दूसरी तरफ जो पब्लिक सेक्टर बैंकों से कर्जा ले रहा है वो बढ़ता जा रहा है। वो 74% जितने भी बैंक ने अगर 100 करोड़ रुपया लोन दिया है ना तो उसमें से 74 करोड़ जो है वो पब्लिक सेक्टर ने ले लिया है। तो ये इसके अंदर इस वजह से फिर जो है जब इंटरेस्ट बढ़ा तो गवर्नमेंट का कर्जा भी बढ़ गया। तो यहाँ पर अब दोबारा वापस आ जाते हैं जी। आगे वो कहता है जी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, वो कहती है हायर पॉलिसी रेट्स आर इंक्रीजिंग गवर्नमेंट बोरिंग कॉस्ट। हायर रेट्स जो है ना वो क्या कर रही है, जो गवर्नमेंट है जी, जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा तो जो बंदा ज्यादा कर्जा ले रहा है उसका भी कर्जा बढ़ता जाएगा। तो जहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ाते जा रहे हैं तो गवर्नमेंट क्योंकि ज्यादा कर्जा ले रही है लोकल बैंकों से, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट का जो है जो कर्जा लेना है वो महंगा होता जा रहा है। हायर फाइनेंसिंग नीड्स, तो ये क्या हो रहा है, इससे हायर फाइनेंसिंग नीड्स पैदा हो रही है। आगे मैं अभी यहाँ पर क्या था, हाँ इन्होंने ब्लेम किया कि इसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, कि इन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी ना
हाई इंटरेस्ट रेट की, उससे उसकी वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसका कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और महंगा भी हो गया है। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या रिप्लाई देता है जी, वो भी सुन लें। वो ये रिप्लाई देता है कि जो फिस्कल पॉलिसी इशू है आपके, असल में जो स्टेट बैंक करता है वो होती है मॉनेटरी पॉलिसी, और जो दूसरी होती है ना, ये पार्लियामेंटेरियन जो करते हैं वो होती है फिस्कल पॉलिसी। इनके दरमियान डिफरेंस पीएमएस के लास्ट ईयर के इंटरव्यू में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, तो इसके ऊपर भी आपने फोकस करना है। यहाँ पे बता दूं, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, बेसिकली वो ये होती है कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा जी। ठीक है, करेंसी की डिवैल्यूएशन और सच टाइप ऑफ जो भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है ना, तो ये होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी ये होती है जो गवर्नमेंट करती है कि ये कहाँ पे पैसे, वेयर दे विल यूज, और कहाँ से जो टैक्स है कलेक्शन कहाँ से की जाएगी, कितने पैसे किए जाएंगे और उनको खर्च कहाँ पे किया जाएगा, ये होती है फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। अब वो कहता है कि बेसिकली मेरी पॉलिसी में फर्क, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है फिस्कल पॉलिसी में। वो कैसे, वो दो चीजें बताता है। कहता है कि गवर्नमेंट जो है ना उसके एक्सपेंडिचर ही बड़े वो वेस्टफुल हैं, ऐसे ही रिसोर्सेज को एक तो जाया करती रहती है, एक तो ये चीज है। और दूसरी क्या है कि गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू भी नहीं बढ़ाती, अपना जो टैक्स बेस है उसको भी बड़ा नहीं करती कि मैं ज्यादा पैसे इकट्ठे करूं। वो बस क्या करती है, पैसे जो इकट्ठे करती है उनको भी जाया कर देती है, सही तरीके से रिसोर्सेज को यूज नहीं करती। तो फिर उसको और कर्जा लेना पड़ता है, तो जब और कर्जा लेना पड़ता है तो उसका डेप्ट जो है वो बढ़ता जाता है। तो बाद में वो हमारी पॉलिसीज को जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन हमने पॉलिसी इसलिए बनाई थी क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल ताकि हम कर सकें। तो ये इसका रिप्लाई था। आगे जी सोल्यूशन इसमें क्या अब बताता है, सोल्यूशन इसमें ये है कि रिडक्शन इन प्राइमरी बजट डेफिसिट, कि जो गैप पैदा होता है ना बजट के अंदर, उसको पूरा करने के लिए हम कर्जा लेते हैं, तो हम उस जो बजट उसको ही कम कर दें। अगर हम 100 रुपए की जरूरत है और हम 80 रुपए कमा रहे हैं और 20 रुपए का हम कर्ज ले रहे हैं, तो हम इसी को कम करके हम कर देते हैं 85 रुपए। 85 रुपए का हम बजट बना लेते हैं, 80 रुपए हम कमा रहे हैं तो हमें 5 रुपए कर्जा लेना पड़ेगा। तो हम इसको कम कर दें। अब ये कैसे कम होगा, इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, श्रिंक करना पड़ेगा बजट डेफिसिट 2 to 3%, 2 से 3% अपना जो बजट है उसको कम करना पड़ेगा। कैसे होगा, इंक्रीजिंग टैक्स रेवेन्यू, रेवेन्यू जनरेट करे 25 to 30% ऑफ जीडीपी, जितना पहले टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं उसका 25 to 30% ऑफ द जीडीपी और रेवेन्यू पैदा करेंगे, तो फिर ये जरूरत पूरी होगी और उससे क्या होगा, कर्जा लेना पड़ेगा। एक चीज तो उससे कर्जा कम लेना पड़ेगा, और दूसरी चीज, एक तो ये करना, और दूसरी चीज जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स है ना, यानी कि जो रिसोर्सेज को जाया करने वाली बात है, उसको तो भूल ही जाएं। वहां से भी जो जाया हो रहे हैं उनको भी बचाया जाए। जब ये दो काम करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन जो चीजें हम बोरिंग कर रहे हैं, जो डेब्ट सर्विसेज हम कर्जा ले रहे हैं, वो क्या करना पड़ेगा, हमको कम लेना पड़ेगा। कॉस्टली बोरोइंग जब हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया है इस एडिटोरियल के अंदर, बेसिकली क्या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ, तो वहां पे कहाँ पे इस्तेमाल होगा, इकोनॉमी के परस्पेक्टिव में ये इस्तेमाल होगा जी। ठीक है, इकोनॉमी का कोई भी आपका इशू आ जाए उसमें आप इंटरव्यू में जो भी जा रहे हैं उनको ये फैक्ट्स एंड फिगर्स पता होने चाहिए, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, ठीक है, उसका पता होना चाहिए, और उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इन दोनों के दरमियान व्हाट इज द डिफरेंस। पाकिस्तान का जो लोकल कर्जा लोकल बैंकों से दिया हुआ डेप्ट है वो कितना है उसका पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन, महंगाई का, और इंटरेस्ट रेट, इसके दरमियान क्या डिफरेंस है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी बच्चे ने फिजिक्स या मैथ पढ़ा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। अगर इंटरेस्ट रेट आप बढ़ाते जाएंगे तो आपकी इन्फ्लेशन कम होती जाएगी। ठीक है जी, तो ये इस एडिटोरियल के अंदर डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट है वेटिंग फॉर वीजास। वेटिंग फॉर वीजास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये जस्ट एक स्पोर्ट्स के बारे में बात करता है कि अभी वर्ल्ड कप तो हो रहा है इंडिया के अंदर, तो वीजा ना मिलने की वजह से वीजा जो था नहीं दिया गया कई पाकिस्तानियों को जो जाना चाह रहे थे। तो ग्राउंड के अंदर अभी पहला मैच हुआ है, तो वहां पर पाकिस्तानी फैंस आर वेरी, बहुत कम है, बहुत कम है जी पाकिस्तानी फैंस। इसके ऊपर वो बात करता है। इसके अंदर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पेपर।
तो बस एक दो मोटी मोटी चीजें इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। अभी वो कहता है कि पाकिस्तान ने अभी ओपन किया है वर्ल्ड कप कैंपेन जो है अगेंस्ट द नेदरलैंड फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। तो वहां पर उनको पाकिस्तानी फैंस जो हैं हैदराबाद राजीव गांधी स्टेडियम के अंदर देखने को नहीं मिले, ठीक है। पाकिस्तानी फैंस जो है वो नहीं मिले, क्यों नहीं मिले? वो उसमें वो बताते हैं जी, पाकिस्तानी फैंस विद टिकट्स एज वेल एज जर्नलिस्ट कंटिन्यू टू वेट फॉर द इशू ऑफ वीजा। वीजा का इंतजार कर रहे हैं जी, जो जाना चाह रहे थे उनको अभी तक वीजा ही नहीं दिया। तो इसमें वो कहता है कि डिस्पाइट पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड पॉइंटिंग आउट द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दैट द डिले कंट्रोवर्सीज द टूर्नामेंट होस्टिंग राइट्स एग्रीमेंट। इसमें कहता है कि टूर्नामेंट होस्टिंग राइट्स होते हैं कि एक जो मुल्क है अगर उसमें वो होस्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो वो एक एग्रीमेंट करता है कि मैं दूसरे जो कंट्रीज जो यहाँ पर टीम्स आ रही हैं खेलने के लिए, उनके जो फैंस हैं या उस कंट्री से जो लोग आएंगे, विच फैसिलिटीज आई विल प्रोवाइड, ठीक है ना। तो वो कहता है पाकिस्तानी क्रिकेट काउंसिल ने जो है, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने, पीसीबी ने आईसीसी को, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इस बारे में आगाह किया है कि ये इस एग्रीमेंट की वायलेशन कर रहा है इंडिया। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने अभी तक जो है इशू ही नहीं किए वीजाज, और ऊपर से मैच जो है वो शुरू हो चुके हैं। बाकी वहां पे क्या है उसकी जरूरत नहीं है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही है। इसमें बस आपने एक ही चीज याद रखनी है, इंडिया के साथ अगर हम बात करते हैं पीस की, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं सिर्फ एक ही पॉइंट, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी, ठीक है। इससे क्या होगा जी, दोनों टीमें जाएंगी, ठीक है, पीपल टू पीपल हाई कंटेंट होगा, ठीक है। लोग जाएंगे, एक दूसरे को मिलेंगे, एक दूसरे के व्यूज लेंगे, और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है ना। तो एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव चीजें जो हाईलाइट होंगी, उससे क्या होगा, नफरत जो है वो कम होगी। तो ये आप इस तरह से इसको एड अप कर सकते हैं। नेक्स्ट ये माइग्रेंट क्राइसिस, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये इस साल में वेरी हाईलाइटेड है, ये इस साल में रोज ही इसके ऊपर हम जो है देखते हैं, कोई ना कोई एडिटोरियल आया होता है। लास्ट टाइम हमने जो किया था उसमें अफगानिस्तान की बात हो रही थी कि अफगानिस्तान से रेफ्यूजीज जो हैं वो, उनको पाकिस्तान कह रहा है वापस आए। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ ऐसी ही सिचुएशन बनी है। तो ये एक वेरी हेल्पफुल रहेगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी एज वेल एज फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये आपको समझने में काफी कंसेप्ट। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं जी। माइग्रेंट क्राइसिस के अंदर जो बात को इस तरह से शुरू करता है कि यूरोपियन लीडर्स जो हैं वो स्पेन में मिले हैं थर्सडे वाले दिन, ठीक है। अब वहां पे वो उन्होंने क्या बातें की हैं, उन्होंने इशू जो है इरेगुलर माइग्रेंट्स, उनका टॉप एजेंडा रहा है। माइग्रेंट्स जो हैं इरेगुलर माइग्रेंट्स, उनका टॉप एजेंडा रहा है। और इसके अंदर क्या क्या चीजें सामने आई हैं, अब उन पे बात करते हैं जी। पहले वो बताता है यूनाइटेड नेशंस के फिगर्स कि यूनाइटेड नेशंस क्या कहती है। यूनाइटेड नेशंस ये कहती है कि 1.86 मिलियन, नहीं, 1,86,000 जो लोग हैं वो यूरोप आए हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट 9 मंथ ऑफ द करंट ईयर, ठीक है। यानी कि यूरोप कितने लोग गए हैं, 1,86,000 पहले 9 महीनों में, अभी 10वां महीना चल रहा है, ठीक है जी। और इसमें से जो 2500 लोग हैं, 2500 वो मर भी गए हैं, ठीक है, मेडिटेरियन सी को क्रॉस करते हुए उनकी डेथ्स भी हो गई हैं। ये यूनाइटेड नेशंस बता रहा है, ठीक है, ऑल ओवर द। उसके बाद वो कहता है ये जो डेथ्स हुई हैं इनके अंदर 100 के हिसाब से जो पाकिस्तानी भी हैं, जो कि ग्रीक बोट का एक डिजास्टर हुआ था जून के अंदर, कि पूरी की पूरी बोट जो है वो डूब गई थी, तो उसमें कई 100 पाकिस्तानी भी शामिल थे। दूसरा वो कहता है कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनाक, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने याद रखना, कॉल्ड फॉर यूरोप वाइड सोल्यूशन। उन्होंने ये कहा है कि पूरे यूरोप को इसके ऊपर क्या करना चाहिए, इस पॉइंट के ऊपर वर्किंग करनी चाहिए, क्योंकि यह एक ह्यूमन राइट्स का इशू है, तो इसके ऊपर हम सबको मिलकर बैठकर बात करनी चाहिए। तो यूनाइटेड नेशंस क्या फिगर दे रहा है, 1,86,000 लोग जो हैं वो यूरोप गए हैं, और उनमें से 2500 जो हैं वो डूब डाब गए हैं, और उनमें से कई 100 जो थे वो पाकिस्तानी थे।
अब आगे चलें जी। अब ये तो होगी इतनी सी बात ना कि जा रहे हैं। अब यूरोप इज नॉट द ओनली वन, कि सिर्फ यूरोप ही नहीं है जहां पे माइग्रेशन हो रही है। अब आपने इसका इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव देखना है कि कहां कहां हो रही है। यूरोप इज नॉट द ओनली वन, यूएसए भी जी। यूएसए में क्या हो रहा है कि कई सौ लोग जो हैं वो लैटिन अमेरिका से क्रॉस करते हैं साउथर्न बॉर्डर हर महीने। यानी कि साउथर्न बॉर्डर लगता है मेक्सिको को, ये ऊपर कनाडा है, मैं मैप लगाना चाहिए चाह रहा था लेकिन मैं भूल गया। ये यूएसए है और इसके नीचे है मेक्सिको। ये जो बॉर्डर है ना, ये आगे फिर आगे लैटिन अमेरिका आ जाता है, तो ये एक पुअर कंट्रीज है जी। तो यहाँ से लोग क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं और यहाँ से फिर इसके अमेरिका में शामिल हो जाते हैं। और यहाँ पर एक एमसीक्यूज भी पूछा हुआ था, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, कि जो मेक्सिको है वो अमेरिका के किस डायरेक्शन में है। तो मेक्सिको जो है वो अमेरिका के साउथ में है, ये आपने याद रखना है। तो साउथर्न बॉर्डर को हर महीने जो है हंड्रेड ऑफ थाउजेंड, हजारों लोग जो हैं क्या करते हैं, क्रॉस करके अमेरिका में दाखिल होते हैं। एक तो ये चीज अमेरिका की भी बात होगी, यूरोप की भी होगी पीछे। अब आ जाइए पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में जो है अभी अफगान का इशू चल रहा है, और ये जो रिफ्यूजी हैं डेल्ट, अब ये क्या है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन पिछले 3 to 4 डिकेड से, जब से अफगानिस्तान में वार है, तो ये पाकिस्तान के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं जो कि अफगानी हैं, और उससे अल्टीमेटली फिर प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। ठीक है, तो ये वो बताना ये चाह रहा है कि सिर्फ यूरोप के अंदर ही नहीं लोग जा रहे, यूएसए भी जा रहे हैं, पाकिस्तान में भी जा रहे हैं। लेकिन वो आगे ये कहता है कि नो डाउट ये वायलेंस तो है, लेकिन है तो वो इंसान ही, और वो मजबूरी से जा रहा है। कोई भी इंसान अपना घर बार छोड़ के नहीं जाता, मजबूरी से जाता है, खुशी से कोई नहीं जा रहा। तो वो मजबूरी से जा रहे हैं, इसलिए जो कहीं से भी आता है उसको, आखिर इंसान तो है, तो हमें इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखना चाहिए, और जो भी उनके लिए कर सके करना चाहिए, अपना रवैया ठीक रखना चाहिए। अब आगे वो बात कर रहा है कि ये माइग्रेशन क्यों हो रही है, लोग क्यों जा रहे हैं, क्या लोग पागल हैं। तो उसकी वो बताता है माइग्रेशन इज एसेंशियली द रिजल्ट। किस चीज का रिजल्ट है, अनइक्वल वर्ल्ड है पहली तो बात है। जहां पर जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ मैंने उस दिन भी लेक्चर में बताया था, जो साउथ वाले एरियाज है वहां पर ज्यादातर पुअर कंट्रीज हैं, तो उनको हम कहते हैं ग्लोबल साउथ। और जो नॉर्थ वाले एरियाज हैं वहां पर ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वो रिच हैं, तो उनको हम कहते हैं ग्लोबल नॉर्थ। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो गरीब मुल्क के लोग हैं वो अमीर मुल्कों में जाना चाहते हैं, तो वो फिर क्या कर देते हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं। हर बंदे के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो वीजा लगवा के जाए, तो फिर वो कई इलीगल गलत रास्तों से जाते हैं। आगे ये तो ये इस चीज की वजह है। आगे और मेन एक एक दूसरी रीजन भी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है वार। इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ज्यादातर लोग जो यूरोप आए हैं इस साल, वो कहाँ से आए हैं, वार जोन इलाकों से आए हैं। जो यूरोप गए हैं इस साल ज्यादातर लोग, वो उन इलाकों से गए हैं जहां पर जंग हो रही है, जैसे सीरिया और अफगानिस्तान। या फिर उन मुल्कों से आए हैं जो कि फाइनेंशियली क्या है, बिल्कुल तबाह हो रहे हैं, जैसे इजिप्ट, ट्यूनिसिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। यानी कि ये 6 मुल्कों से ज्यादातर लोग क्या किया है, उन्होंने, वो लोग गए हैं कहां पर माइग्रेशन की है, यूरोप। और उन दो वो हैं जहां पर जंग है, और 4 वो हैं जो कि फाइनेंशियली जो कि तबाह हो रहे हैं, तो लोग वहां से निकल रहे हैं। अब आगे वो कहता है, ये 2 रीजन बता देता है, एक फाइनेंस प्रॉब्लम और दूसरी वो बताता है जंग, वार। अब वार के ऊपर वो बात करता है कि ये जो जंग है ना, वार स्पॉन्सर्ड बाय वेस्ट, यूएसए और जो दूसरे मुल्क हैं उन्होंने स्पॉन्सर की हैं, और वो क्या कर देते हैं, स्पेंड ट्रिलियंस, इन जंगों को लड़ने में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगा देते हैं। तो क्या वो थोड़ी सी अमाउंट लगाकर वो लोग जो उनकी इस जंग से तबाह हो जाते हैं, क्या उनकी हेल्प नहीं कर सकते। और एक तो ये है, यानी कि अब यहां से आपको समझ आ गई होगी कि वाई माइग्रेशन। आप काफी कुछ माइग्रेशन के क्राइसिस के बारे में अगर आता है तो लिख सकते हैं। तो माइग्रेशन की जो होती हैं 2 मेन वजूहात हैं।
एक तो है वार और दूसरी है फाइनेंस, ठीक है। और फिर आगे इसकी सजेशंस में आप ये कह सकते हैं कि वो लोग जो लाखों करोड़ों अरबों डॉलर्स ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रहे हैं इन जंगों को लड़ने में, तो उन जंगों में जो मासूम इनोसेंट लोग हैं वो विक्टिम होते हैं, तो क्या उन विक्टिम्स की हेल्प के लिए वो मुल्क कोई पैसे नहीं खर्च कर सकते? दूसरी तरफ बात यह है कि इक्वल सोसाइटीज की जरूरत है। कहाँ से? जब इक्वल सोसाइटीज यानी कि जो रिच है वो रिच होता जा रहा है, जो पुअर है वो पुअर होता जा रहा है, इस गैप को अगर हम कम करेंगे तो फिर क्या होगा, ये जो इलीगल माइग्रेशन है लोगों की, ये रुक सकती है। तो ये था जी माइग्रेंट क्राइसिस के अंदर। इम्पोर्टेंट है जी, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। पहले तो वो यूरोप के बारे में बात करता है, फिर वो यूएसए के बारे में बताता है, तीसरा वो पाकिस्तान के बारे में बताता है जी कि वहां पर लोग आ रहे हैं। फिर वो बताता है वाई, क्यों आ रहे हैं जी, वार इसकी वजह बताता है, और फाइनेंस, ये दो चीजें बताता है। सजेशंस में वो ये बताता है कि ये जो वार वाले हैं, ये जो विक्टिम्स हैं, इनकी हेल्प करें। और सेकेंडली वो कहता है कि जो गैप है ना बिटवीन रिच एंड पुअर, उसको कम किया जाए, देन वी कैन स्टॉप दिस माइग्रेशन। सो सब्सक्राइब इट। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।